Hey guys, my name is Dr. Shubham Mole and welcome back to NCRT Biology Podcast Series. So I know that बहुत दिन हो गए हैं कोई भी एपिसोड इस सीरीज़ में आया नहीं है बिकॉज़ यू नो दैट कि जैसे एग्ज़ाम पास में आता है तो लाइव सेशंस बढ़ जाते हैं, एमसीक्यू सेशंस बढ़ जाते हैं। तो पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने के लिए जो है वो टाइम ही नहीं मिलता है। लेकिन अभी एग्ज़ाम आने से पहले मैं ट्राई करूँगा कि मैं सारे के सारे ये जो एनसीईआरटी के चैप्टर्स हैं, इनको पॉडकास्ट में कन्वर्ट करके हर एक प्लेटफ़ॉर्म पे जैसे अवेलेबल है अभी, जैसे कि स्पॉटिफ़ाई, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट एंड यूट्यूब। तो सभी चैनल पे जो है वो डाल सकूँ। सो पॉडकास्ट चालू करने से पहले जो ये पॉडकास्ट फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं उनके लिए माय नेम इज़ डॉक्टर शुभम मले। आई एम अ नीट बायोलॉजी एजुकेटर सिंस लास्ट 7+ ईयर्स। हाल ही में मैंने एक अवार्ड भी जीता है, दैट इज़ यंग एजुकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड। एंड मैं कोशिश करता हूँ कि बच्चों को अच्छे से अच्छे तरीके से पढ़ा सकूँ बायोलॉजी एंड उनका जो है वो सिलेक्शन करवा दूँ एमबीबीएस, पीएमएस, पीडीएस या जिस फील्ड में भी वो जाना चाहते हैं। सो मेरा यूट्यूब चैनल भी है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया आपको कि बायो कट्टा, जहाँ पे मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। एंड और एक यूट्यूब चैनल है ई कट्टा, जहाँ पे मैं एंटरटेनिंग वीडियोस बनाता हूँ। अगर आपको मुझसे कुछ शिकायत करनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं @shubhammole88 इंस्टाग्राम पे सर्च करके, या मेरी वेबसाइट है www.shubhammole.com। उस पे भी जाके आप मुझसे ईमेल कर सकते हैं या डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आज का पॉडकास्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर 10, दैट इज सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सो लेट्स स्टार्ट। क्या आपको पता है, सारे ऑर्गेनिजम्स, बड़े ऑर्गेनिज्म से लेके छोटे से छोटे ऑर्गेनिज्म तक, सारे अपनी लाइफ जो है एक सिंगल सेल से स्टार्ट करते हैं एंड फिर वो इतने बड़े ऑर्गेनिज्म या फिर छोटे ही ऑर्गेनिज्म बनते हैं। कैसे? देखो, हमने पढ़ा है कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेल्स। कोई भी सेल सबसे पहले डिवाइड होती है। डिवाइड होने के बाद जो नई डॉटर सेल फॉर्म हुई है, वो अपनी साइज बढ़ाती है, ग्रोथ करती है, डेवलपमेंट करती है एंड फिर उसके बाद वो भी डिवाइड होती है। सो एक सेल से लेके दो सेल बनती है। वो दो डॉटर सेल्स अगेन डिवाइड करके, ग्रो करके, डेवलप होने के बाद वो फिर से डिवाइड करती है, वो चार अलग सेल्स बनाएंगी। 4 से फिर 8, 8 से फिर 12, 12 से फिर 24, ऐसे करके एक सिंगल सेल से बड़े-बड़े ऑर्गेनिज्म जो है वो बनते हैं। एंड हमने वो तो पढ़ा ही है कि भैया देखो, एक सेल से मल्टीपल सेल्स और फिर मल्टीपल सेल्स एक साथ आती है एंड दे फॉर्म अ टिश्यू। यस, यू आर राइट। देन बहुत सारे टिश्यूज एक साथ आते हैं एंड वो क्या फॉर्म करते हैं? सही गेस किया, वो फॉर्म करते हैं ऑर्गन। एंड बहुत सारे ऑर्गन एक साथ आके वो क्या प्रिपेयर करते हैं? करेक्ट, दे फॉर्म अ ऑर्गन सिस्टम। एंड ऑर्गन सिस्टम से फिर क्या बनता है? बॉडी। और फिर इसी तरीके से एक सिंगल सेल से बड़े बड़े मिलियंस ऑफ सेल वाले जो है वो ऑर्गेनिज्म बनते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ग्रोथ ऑफ द सेल एंड डिवीजन होने की प्रॉपर्टी ऑफ द सेल यही अलाउ करती है कि इतने बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो रहे हैं जिसमें मिलियंस ऑफ सेल है। हम सबको मालूम है कि सेल डिवीजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है, अगर हम आरबीसीज देखें, यानी कि रेड ब्लड सेल्स ऑफ द ब्लड, माइक्रोस्कोप के नीचे, तो सारी हमको बाइकॉनकेव शेप की ही नजर आएंगी। स्मॉल इंटेस्टाइन के सेल्स देखें तो सारे हमको कॉलमनारी नजर आएंगी। अगर हम किडनीज की सेल देखें तो हमको क्यूबॉइडल एपिथेलियम नजर आ जाएगा। सो ये जो अलग अलग टिश्यूज है, इनमें जो सेल्स है वो सारी एक शेप की है। इसमें डीएनए अमाउंट भी सेम है। तो ये अगर एक ही सेल से बनते हैं तो इनका अलग अलग शेप्स एंड अलग अलग साइजेस कैसे मेंटेन होता है, और इन सब में इक्वल अमाउंट ऑफ डीएनए कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है? कभी सोचा है? ऐसा कुछ तो होना चाहिए कि जो इस सेल साइकिल के प्रोसेस को मेंटेन करता है।
सो कोई भी सेल जब डिवाइड होती है तो उसमें क्या होता है, उसमें सबसे पहले डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। डीएनए का रेप्लिकेशन होने के बाद वो जो डीएनए है जो डुप्लीकेट हुआ है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है इनटू द टू डॉटर सेल्स, एंड फिर डॉटर सेल जो है वो अलग अलग होकर न्यू सेल्स बनाती है। फिर जो डॉटर सेल्स नई फॉर्म हुई है वो साइज में ग्रो करती है, डेवलप होती है, एंड देन फिर उसके अंदर सिमिलर प्रोसेस दोहराया जाता है, यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन एंड देन सेल ग्रोथ एंड देन सेल डिवीजन। तो ये सारा प्रोसेस एक सीक्वेंस में होता है, एंड इसी सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, सेल साइकिल। द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय विच सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम, synthesizes the constituents of the cell, and eventually divides into two daughter cells, that is termed as cell cycle. Although अगर हम सेल की ग्रोथ की बात करें, सेल ग्रोथ इज एन कंटिन्यूअस प्रोसेस गाइस, मतलब जो साइटोप्लाज्म की ग्रोथ होती है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट। लेकिन अगर हम डीएनए की बात करें तो डीएनए का जो सिंथेसिस होता है एट अ पर्टिकुलर स्टेज में ही होता है ऑफ द सेल साइकिल, एंड एक बार वो डिवाइड हो गया तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इनटू द डॉटर सेल्स, जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। एंड ये सारे इवेंट जो है दे आर अंडर जेनेटिक कंट्रोल, सारे जो है वो जेनेटिक कंट्रोल के अंडर होते हैं। सो अभी सेल साइकिल को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। लेट्स डिस्कस अबाउट फेजेस ऑफ द सेल साइकिल। एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल को हम इलिस्ट्रेट कर सकते हैं बाय ह्यूमन सेल्स को एक कल्चर में लेकर। देखा जाए तो सेल जो है वो लगभग हर 24 घंटे में डिवाइड होती है, हर 24 आवर्स में जो है वो डिवाइड होती है। लेकिन ये ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल जो है वो वेरी कर सकता है फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, फ्रॉम सेल टू सेल। एंड इसका एक परफेक्ट एग्जांपल हम ले सकते हैं, दैट इज ईस्ट। ठीक है, ईस्ट की जो पूरी सेल साइकिल है वो होती है ओनली 90 मिनट्स। तो ये एक एमसीक्यू पॉइंट हो सकता है, ईस्ट की सेल साइकिल 90 मिनट्स, एंड यूजुअल सेल साइकिल यूकैरियोटिक सेल डिवाइड होती है 24 आवर्स में। ठीक है, सो सेल साइकिल दो बेसिक फेजेस में डिवाइड हो चुकी है। फर्स्ट इज इंटरफेस एंड सेकंड इज एम फेज और माइटोटिक फेज। एम फेज यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है, जब एक्चुअल सेल डिवीजन होता है और माइटोसिस होता है, दैट रिप्रेजेंट्स एम फेज और माइटोसिस फेज। एंड इंटरफेस क्या रिप्रेजेंट करता है कि एक एम फेज से लेकर दूसरे एम फेज के बीच में जो कुछ भी चेंजेस सेल के अंदर होते हैं, दैट रिप्रेजेंटेड बाय द इंटरफेस। जैसे कि हमने ऑलरेडी बोला कि एक ह्यूमन सेल का अगर एक टिपिकल हम टाइप ले ले सेल साइकिल का, दैट शुड बी द 24 आवर्स। लेकिन क्या आपको पता है, इन 24 आवर्स में से 95% ऑफ द सेल जो है वो इंटरफेज में होती है, यानी कि लगभग 23 आवर्स जो है वो सेल्स इंटरफेज में होती है, एंड ओनली फॉर 1 आवर जो है वो एम फेज में जाती है। तो ये भी एक एमसीक्यू पॉइंट है। 23 आवर्स 95%, मोर देन 95% एक्चुअली इट्स एन इंटरफेज, एंड ओनली अबाउट 1 आवर दैट इज अ एम फेज। सो एम फेज स्टार्ट कैसे होती है, एम फेज स्टार्ट होती है विद द न्यूक्लियर डिवीजन, एंड देन उसमें होता है सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियर डिवीजन है इसको हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, एंड फिर ये एंड होता है विद द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, जिसको हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। एंड ये जो इंटरफेज है इसको हम यूजुअली रेस्टिंग फेज भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेल जो है ड्यूरिंग दिस इंटरफेज डिवीजन के लिए खुद को प्रिपेयर करती है। मतलब इसमें क्या होता है, इसमें सेल की ग्रोथ होती है, डीएनए का रिप्लिकेशन होता है, और ये सारे चेंजेस जो है वो ऑर्डरली मैनर में होते हैं। अब अगर हम इंटरफेस की बात करें तो इंटरफेस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस, दैट इज G1 फेज जिसको हम गैप बॉन्ड फेज भी कह सकते हैं, सेकंड S फेज जिसको हम सिंथेसिस फेज भी कह सकते हैं, एंड थर्ड इज अ G2 फेज जिसको हम गैप 2 फेज भी कह सकते हैं। अभी G1 फेज क्या करस्पॉन्ड करता है, तो G1 फेज करस्पॉन्ड करता है, इट इज एन इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड द इनिशिएशन ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, तो माइटोसिस एंड डीएनए का रेप्लिकेशन बिगिन होने वाले इन दोनों फेजेस के बीच में G1 फेज आता है। ये एक एमसीक्यू पॉइंट है।
अब इस जीवन फेज में क्या क्या होता है, तो देखो यार, जीवन फेज में सेल एक तो मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है। प्लीज नोट दिस पॉइंट, जीवन फेज में सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है एंड कंटिन्यूअसली ग्रो होती रहती है। बट ध्यान रखिएगा, इसमें डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है। देन एस और सिंथेसिस फेज की बात करें, तो ये जो है वो मार्क करती है पीरियड बिटवीन डीएनए सिंथेसिस और यहाँ पे जो है वो रेप्लिकेशन। तो इसमें क्या होता है, मोस्टली इट सिग्निफाइज द डीएनए सिंथेसिस, और रेप्लिकेशन जो है वो एस फेज सिंथेसिस जो फेज जो है वो डिनोट करती है। इसमें क्या होता है, डीएनए की अमाउंट जो है वो डबल हो जाती है। मतलब अगर सेल में 2C क्वांटिटी है डीएनए की, तो वो एस फेज के बाद 4C हो जाएगी। लेकिन 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 प्लॉइडी लेवल, क्रोमोसोम्स की जो प्लॉइडी लेवल है वो सेम रहती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट। एस फेज के बाद डीएनए की अमाउंट तो डबल हो जाती है, लेकिन क्रोमोसोम्स रिमेन्स द सेम। मींस क्रोमोसोम की प्लॉइडी जो है वो सेम रहती है। अगर सेल 2n थी, तो एस फेज के बाद भी 2n ही रहेगी, वो 4n नहीं होगी। ठीक है, उसमें चेंजेस कब आते हैं, जब वो मियोसिस के अंदर जाएगा, तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। सो दिस शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, उसमें क्रोमोसोम का नंबर एस फेज के में इंक्रीज नहीं होता है। ठीक है, सो एनिमल सेल्स की अगर हम बात करें, ठीक है, इसमें क्या होता है, एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन तो बिगिन होता है इनटू द न्यूक्लियस, बट साइटोप्लाज्म में क्या होता है, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन भी होता है। तो ये भी एक एमसीक्यू पॉइंट हो सकता है कि सेंट्रियोल कहाँ पे डुप्लीकेट होता है, तो सेंट्रियोल डुप्लीकेट होता है इन एस फेज इन एनिमल सेल्स। ठीक है, प्लांट सेल में सेंट्रियोल्स नहीं होते हैं। ठीक है, देन ड्यूरिंग G2 फेज में क्या होता है, तो G2 फेज इज मेनली कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं इसमें, एंड आरएनए सिंथेसिस भी इसमें ज्यादातर होता है। तो ये भी ध्यान में रखना, G2 फेज सिग्निफाइज द प्रोटीन सिंथेसिस, एंड जो प्रोटीन्स लगते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ माइटोसिस, वो कहाँ पे होते हैं, वो G2 फेज में सिंथेसिस होते हैं। एंड यहाँ पे भी सेल की ग्रोथ जो है वो कंटिन्यूअसली होते रहती है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑल अबाउट द सेल साइकिल। कुछ सेल्स एनिमल्स में ऐसी भी होती है कि जो डिवाइड नहीं करती, फॉर एग्जाम्पल हार्ट सेल्स। एंड कुछ कुछ ऐसी भी होती है कि जो ओकेजनली डिवाइड होती है, मतलब जब कभी भी इंजरी हो, टिश्यू का लेयर जो है वो इरोड ऑफ हो जाए, तो उसको रिप्लेस करने के लिए जो है वो सेल्स तभी सिर्फ डिवाइड होती है। तो ये सेल्स जब डिवाइड नहीं होती है, कहाँ जाती है, तो दैट सेल्स जो डिवाइड नहीं होती, फर्दर प्रोलिफरेट नहीं होती, वो एंटर करती है इनटू द G0 फेज, जिसको हम क्वाइसन स्टेज भी कहते हैं। याद रखना, इसमें सेल्स मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, ठीक है, बट नो लॉन्गर इट प्रोलिफरेट। ठीक है, जी हाँ, ये प्रोलिफरेट नहीं होती अनलेस एंड अनटिल इसकी जरूरत है या बहुत नीड है। कुछ कुछ में तो एक बार फॉर्म होने के बाद कभी नहीं जाती, जैसे कि हार्ट सेल्स में। ठीक है, एक बार अगर सेल G0 में चली गई तो वो फिर से वापस नहीं आती। लेकिन कुछ कुछ एग्जांपल ऐसे हैं, जैसे कि मसल्स की जो सेल्स होते हैं वो G0 फेज में होते हैं, लेकिन जब इंजरी हो जाती है तो वो फिर से रिगेन कर लेते हैं अपनी कैपेसिटी टू डिवाइड, एंड रिगेन करके डिवाइड करके फिर से G0 फेज में चले जाते हैं। सो ऐसे भी कुछ एग्जांपल्स तुमको देखने को मिलेंगे। लीवर सेल्स में भी सिमिलर टाइप ऑफ डिवीजन जो है वो तुमको देखने को मिलता है। सो याद में रखना, G0 में सेल्स मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, बस वो प्रोलिफरेट नहीं होती। अभी देखा जाए तो एनिमल सेल्स में माइटोटिक सेल डिवीजन जो है वो सिर्फ हमको डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स में ही दिखता है। डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स, सोमैटिक मतलब जो बॉडी का नॉर्मल लेयर जो है वो फॉर्म करती है। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ एनिमल्स ऐसे भी है जिसमें हैप्लॉइड सेल्स में माइटोटिक डिवीजन दिखता है। फॉर एग्जांपल हनीबीज, ड्रोन्स वाला एग्जांपल। ठीक है, मेल हनीबीज में मोस्टली ये दिखता है हमको कि उसमें हैप्लॉइड सेल जो है वो माइटोटिकली डिवाइड होती है। लेकिन अगर हम प्लांट्स की बात करें, तो सारे प्लांट्स में माइटोटिक डिवीजन जो है वो हैप्लॉइड सेल्स में भी दिखता है एंड डिप्लॉइड सेल्स में भी दिखता है। सो ये काफी इंपॉर्टेंट जो है वो फेनोमेनन है जो प्लांट्स में पाया जाता है। हमने प्लांट किंगडम में भी पढ़ा है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस, उसमें हैप्लॉइड टू डिप्लॉइड, डिप्लॉइड टू हैप्लॉइड। ठीक है, मियोसिस टू माइटोसिस, माइटोसिस टू मियोसिस, ऐसा अल्टरनेशन ऑफ द जनरेशन जो है वो प्लांट सेल्स में होते रहता है। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट द एम फेज नाउ।
सो एम फेज के बारे में ये कहा जाता है कि इट्स एन मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ द सेल साइकिल, सबसे ड्रामा करने वाला पीरियड है ये सेल साइकिल का। इसमें क्या होता है कि इसमें जो है वो मेजर इवेंट्स जो है वो देखे जाते हैं, जिसमें सेल जो है वो बहुत सारे चेंजेस के अंदर जाता है। सिंस अगर हम क्रोमोसोम्स के नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो इसमें जो पेरेंट सेल है जिससे नई सेल्स फॉर्म हो रही है, एंड जो प्रोजेनी सेल है जो नई सेल फॉर्म हुई है, इनमें क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है। मतलब पेरेंट सेल भी डिप्लॉयड, डॉटर सेल भी डिप्लॉयड, पेरेंट सेल हैप्लॉयड, डॉटर सेल भी हैप्लॉयड। सो इसीलिए एम फेज यानी कि माइटोटिक डिवीजन को इक्वेशनल डिवीजन जो है वो कहा जाता है। अब माइटोसिस को फॉर द कन्वीनियंस, ठीक है, इसको 4 फेजेस में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले तो माइटोसिस को 2 फेजेस, लार्जर फेज में डिवाइड किया गया है, दैट इज कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। अभी कैरियोकाइनेसिस में जो चेंजेस होते हैं उसको फॉर कन्वीनियंस, मतलब हम अंडरस्टैंड कर सके इस पर्पस के हेतु, ठीक है, इसको 4 सब स्टेजेस में डिवाइड किया गया है, दैट इज प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, ठीक है। तो देखा जाए तो सेल डिवीजन इज अ प्रोग्रेसिव प्रोसेस, ठीक है, इसको ध्यान में रखना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ प्रोग्रेसिव प्रोसेस है। इसमें जो है हम क्लियर कट लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते बिटवीन द वेरियस स्टेजेस। मतलब अभी प्रोफेज चल रहा है, अभी मेटाफेज चल रहा है, एकदम क्लियर कट हम नहीं बता सकते, ठीक है। सो ये ध्यान में रखना। सो कैरियोकाइनेसिस इन्वॉल्व्स प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। प्रोफेज की बात करें, सो एक तो ये फर्स्ट फेज है कैरियोकाइनेसिस की, ठीक है, जो माइटोसिस को यहाँ पे जो है वो देखी जाती है मोस्टली फर्स्ट फेज कैरियोकाइनेसिस में। एंड ये एस एंड जी टू फेजेस को जो है वो फॉलो करती है ऑफ इंटरफेज। सो हमने देखा कि एस एंड जी टू फेजेस में क्या होता है कि डीएनए जो है वो न्यूली सिंथेसाइज होता है, ठीक है। लेकिन ये जो डीएनए होते हैं मॉलिक्यूल्स, ये इंटरवाइन होते हैं। मतलब जैसे हेडफोन्स का हमारा गुंता हो जाता है ना, जो गुच्छा हो जाता है, जो हमको निकालने के लिए बहुत समय लगता है, वैसा ही गुच्छा होता है, ठीक है। हेडफोन्स का गुच्छा जो है वो फॉर्म हो जाता है, जैसे डीएनए का गुच्छा जो है वो एस एंड जी टू फेजेस में जब डीएनए बनता है वो फॉर्म होता है। सो इंटरवाइंड होते हैं वो। सो प्रोफेज की शुरुआत कैसी होती है, इसमें क्या होता है, ठीक है, अर्ली प्रोफेज स्टेज में मोस्टली इनिशिएशन ऑफ द कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमोसोमल मटेरियल, ठीक है। मतलब ये क्या करता है कि ये न्यूट्रिशन क्रोमोसोम जो है ऑब्जर्व करते हैं, वो जाड़े जाड़े होने लगते हैं, ठीक है, वो फैट होने लगते हैं, वो डिस्टिंक्टिव होने लगते हैं। सो कंडेंसेशन करते हैं, वो न्यूट्रिशन ऑब्जर्व करते हैं, एंड वो जो है वो फैट होने लगते हैं, ठीक है, एकदम थिक होने लगते हैं। सो देन इंटर, मैंने जैसे कहा था कि ये इंटरवाइंड भी होते हैं क्रोमोसोम्स, तो ये अनटैंगल भी होने लगते, मतलब ये जो हेडफोन का गुच्छा है वो हम सुलझाते हैं, वैसे डीएनए का गुच्छा भी जो है यहाँ पे सुलझने लगता है, ठीक है। हमने देखा था कि एनिमल सेल्स में ड्यूरिंग द इंटरफेज सेंट्रोसोम जो है वो डिवाइड होता है। नाउ ये जो सेंट्रोसोम जो डिवाइड हुए हैं, इट स्टार्ट्स अवे फ्रॉम ईच अदर, इट स्टार्ट्स मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स, ठीक है। तो ये अपोजिट पोल्स की तरफ, ठीक है, सेल्स के जो है वो जर्नी स्टार्ट करते हैं इन अर्ली प्रोफेज, ठीक है, या प्रोफेज में ही ये जर्नी स्टार्ट करते हैं, लेकिन ये खत्म नहीं कर पाते प्रोफेज खत्म होने तक जर्नी टुवर्ड्स द अपोजिट पोल। ये खत्म कब करते हैं अपनी जर्नी, कि ये मतलब अपोजिट पोल को कब रीच करते हैं, ड्यूरिंग द मेटाफेज। ये काफी इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट करते हैं जर्नी इन अ प्रोफेज, रीच कब करते हैं, इन अ मेटाफेज, ठीक है। सो प्रोफेज कंप्लीट हुई, ये हमको फॉलोइंग इवेंट से पता चलता है, जैसे कि क्रोमोसोम मटेरियल जो है वो कंडेंस हो जाता है कंप्लीटली, वो एक माइटोटिक क्रोमोसोम्स फॉर्म कर लेता है। इसमें हमको क्रोमोसोम जो है वो 2 क्रोमैटिड से बना हुआ दिखता है, एंड वो दोनों क्रोमैटिड्स के एंड जो है वो एक सेंटर पॉइंट से अटैच होते हैं, जिसको हम सेंट्रोमियर कहते हैं, ठीक है। सेंट्रोसोम जो डुप्लीकेशन के अंडर जा रहा है, मैंने बोला कि वो अपोजिट पोल की तरफ जो है वो स्टार्ट कर देते हैं अपनी जर्नी, ठीक है। एंड साथ ही में हर एक सेंट्रोसोम जो है वो क्या करता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है अपने से बाहर निकालता है। जैसे कि हम ड्राइंग जब ड्रॉ करते हैं सन की, तो हम उसमें से रेज जो है वो रेडिएट करते हैं, वैसे इसमें से माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो रेडिएट करते हैं फ्रॉम द सेंट्रोसोम्स, जिसको हम क्या कहते हैं, एस्टर्स कहते हैं, ठीक है। एंड ये जो 2 एस्टर जो है वो कंबाइन आते हैं एक दूसरे से, एंड दे फॉर्म, ठीक है, वो क्या फॉर्म करते हैं, वो स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म करते हैं, जिसको हम क्या करते हैं, माइटोटिक एपरेटस। सो ये जो एस्टर्स है along with the spindle fibers, they forms
माइटोटिक एपरेटस। तो ये भी सवाल आ सकता है कि माइटोटिक एपरेटस किसको कहा जाता है। सो माइटोटिक एस्टर्स, ठीक है, माइटोटिक एपरेटस जो है वो किससे बनता है, टू एस्टर्स टुगेदर विद द स्पिंडल फाइबर्स। ये भी ध्यान में रखना। सो अगर हम एंड ऑफ द प्रोसेस को, सेल को माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो हमको क्या क्या नहीं दिखेगा, हमको गोल्गी कॉम्प्लेक्स नहीं दिखेगा, हमको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं दिखेगा, ठीक है। सो हमको क्या, हमको न्यूक्लियोलस नहीं दिखेगा, ना ही हमको न्यूक्लियर एनवेलप दिखेगा, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो भी नहीं दिखेगी, न्यूक्लियोलस में नहीं दिखेगा, गोल्गी कॉम्प्लेक्स नहीं दिखेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं दिखेगा। मतलब सारे सेल ऑर्गेनेल जो है वो क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। सो चलिए बात करते हैं अभी मेटाफेज के बारे में। सो देखो, कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलप ये मार्क करता है स्टार्ट ऑफ द सेकंड फेज ऑफ माइटोसिस, दैट इज मेटाफेज। सो यहाँ पे क्रोमोसोम जो है वो इक्वली स्प्रेड हो जाते हैं थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। जी हाँ, पूरी तरीके से फैल जाते हैं क्रोमोसोम्स इन द साइटोप्लाज्म। एंड मेटाफेज आने तक कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम जो है वो कंप्लीट हो जाता है। मतलब क्रोमोसोम जो है तुम डिस्टिंक्टिवली तुम सेल के अंदर देख सकते हो। तो मेटाफेज इज अ बेस स्टेज जहां पे तुम मॉर्फोलॉजी ऑफ द क्रोमोसोम जो है वो देख सकते हो एंड उसकी स्टडी कर सकते हो, उसके ऊपर रिसर्च कर सकते हो। तो ये भी एक एमसीक्यू आता है कि मॉर्फोलॉजी ऑफ द क्रोमोसोम जो है तुम कहाँ पे या कौन से स्टेज में स्टडी कर सकते हो। सो मॉर्फोलॉजी ऑफ द क्रोमोसोम्स यू कैन स्टडी इन मेटाफेज, ठीक है। सो नाउ मेटाफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम जो है, ठीक है, ये बना होता है ऑफ टू सिस्टर क्रोमैटिड्स, ठीक है, दो सिस्टर क्रोमैटिड से बना होता है। एंड ये दो सिस्टर क्रोमैटिड जो है वो एक दूसरे से अटैच होते हैं बाय द सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर के ऊपर एक स्मॉल डिस्क शेप जो है वो एक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम कहते हैं काइनेटोकोर्स, ठीक है। सेंट्रोमर्स के ऊपर स्मॉल डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं काइनेटोकोर्स। और इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये साइट्स ऑफ अटैचमेंट प्रोवाइड करता है फॉर द स्पिंडल फाइबर। जी हाँ, स्पिंडल फाइबर जो है वो काइनेटोकोर्स को अटैच होते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। देन मोस्टली मेटाफेज का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स है वो सारे के सारे इक्वेटर पे आ जाते हैं, ठीक है। सारे के सारे जो है वो मिडल ऑफ द सेल में आ जाते हैं, इक्वेटोरियल रीजन में आ जाते हैं। एंड उनके जो काइनेटोकोर्स है उसको क्या अटैच होता है, उसको जो है वो स्पिंडल फाइबर जो है वो अटैच होते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे जो आप सेंट्रोमियर की बात कर रहे थे, ठीक है, तो सेंट्रोमियर जो है वो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं विद द स्पिंडल एपरेटस। देन अगर हम बात करें कि द प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ द क्रोमोसोम जो होती है, ठीक है, ये जो एक प्लेन फॉर्म करते हैं इक्वेटोरियल रीजन में क्रोमोसोम्स के अरेंजमेंट के साथ, हम इसको मेटाफेजिक प्लेट बोलते हैं। नाउ दो पॉइंट्स आपको मेटाफेज के बारे में याद रखना है। एक, स्पिंडल्स फाइबर जो है यहाँ पे अटैच होते हैं टू द काइनेटोकोर्स ऑफ द क्रोमोसोम्स। सेकंड, क्रोमोसोम जो है वो इक्वेटोरियल रीजन में आ जाते हैं एंड उसको जो है वो स्पिंडल फाइबर जो है वो अटैच होते हैं, ठीक है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एनाफेज। एट द ऑनसेट ऑफ एनाफेज हर एक क्रोमोसोम जो है वो शुरुआत में मेटाफेजिक प्लेट में अरेंज होता है, जो हमने अभी अभी डिस्कस किया, ठीक है। अब वो स्प्लिट हो जाता है, ठीक है। ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड जो है वो एक दूसरे से अलग होते हैं एंड दे स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स, ठीक है। सेंट्रोजोम जो है वो अलग हो जाता है एंड सेंट्रोजोम्स की तरफ जो है वो ये मूव करना चालू कर देते हैं। देन अब ये अलग होने के बाद, ठीक है, सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग होने के बाद हम इसको डॉटर क्रोमोसोम्स भी कह सकते हैं, ठीक है, बिकॉज दे आर द फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई, ठीक है। सो नाउ ईच क्रोमोसोम जो है वो इक्वेटोरियल प्लेट से अवे अवे जाने लगता है। सेंट्रोमर जो है वो किसके डायरेक्शन में रहता है, पोल्स की डायरेक्शन में रहता है। मतलब जैसे निंजा हथौड़ी भागता है तो निंजा हथौड़ी आप देखते हो उसके हाथ पीछे रहते हैं और उसका मुंह आगे रहता है, तो मुंह वाला जो पार्ट है दैट इज अ सेंट्रोमियर एंड वो जो हाथ जो पीछे है ना, वो हाथ जो है वो दिखाते हैं दैट इज सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो उस डायरेक्शन में यहाँ पे जो है वो उनको सिस्टर क्रोमैटिड्स के अरेंजमेंट जो है वो देखने को मिलती है, ठीक है, कि सेंट्रोमर जो है उसका फेस जो रहता है वो पोल की तरफ रहता है एंड क्रोमोसोम जो है, आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम जो है वो दे आर ट्रेलिंग बिहाइंड द इट, ओके। नाउ सो एनाफेज के बारे में दो इंपॉर्टेंट फीचर्स आपको क्या याद में रखने हैं।
एक तो यहाँ पे सेंट्रोमर स्प्लिट होते हैं एंड क्रोमैटिड सेपरेट होते हैं। कौन सी फेज में? एनाफेज में। एनाफेज में सेंट्रोमर स्प्लिट एंड क्रोमैटिड सेपरेट। सेकंड, क्रोमैटिड्स अपोजिट पोल की तरफ मूव होने लगते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टीलोफेज। सो एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनल स्टेज ऑफ द कैरियोकाइनेसिस, ठीक है, मतलब ये न्यूक्लियर डिवीजन की फाइनल स्टेज है। ठीक है, क्रोमोसोम जो है यहाँ पे क्या हो जाते हैं, रिस्पेक्टिव पोल की तरफ जो है वो पहुंच जाते हैं एंड दे स्टार्ट डीकंडेंसिंग। देखो, प्रोफेज में जो कुछ भी हुआ है उसका एग्जैक्ट अपोजिट जो है तुमको टीलोफेज में देखने को मिलेगा। हमने देखा था कि क्रोमोसोम में कंडेंसेशन हो रहा है प्रोफेज में, तो अभी डीकंडेंसेशन होगा टीलोफेज में। मतलब यहाँ पे क्रोमोसोम्स दे विल लूज देयर आइडेंटिटी। ठीक है, मतलब वो हमको अभी सेपरेटली डिस्टिंक्टिवली दिखाई दे रहे थे, लेकिन वो अभी हमको नहीं दिखेंगे। ठीक है, एंड साथ ही में, ठीक है, यहाँ पे क्रोमोसोम जो है वो क्या फॉर्म करेंगे, क्लस्टर फॉर्म करेंगे। ठीक है, एट द अपोजिट स्पिंडल पोल्स। ठीक है, एंड दे विल लॉस्ट देयर डिस्क्रीट आइडेंटिटी। देन न्यूक्लियर एनवेलप हमने देखा था कि प्रोफेज में जो है वो गायब हो रहा था, एंड यहाँ पे जो है वो तुम देख सकते हो कि यहाँ पे न्यूक्लियर एनवेलप टीलोफेज में अराउंड द क्रोमोसोम जो है वो फॉर्म हो जाता है एट ईच पोल। ठीक है, अराउंड द डॉटर न्यूक्लियाई। देन न्यूक्लियस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे गायब कब हुए थे? प्रोफेज में गायब हुए थे। अब ये सारे वापस आ जाते हैं कौन सी फेज में? टीलोफेज में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रोफेज में जो कुछ भी होता है उसके एग्जैक्ट अपोजिट उनको टीलोफेज में देखने को मिलता है। सो यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस खत्म हो जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मतलब हमने ऑलरेडी पढ़ा है, दैट इज डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। सो mitosis accomplishes not only the segregation of duplicated chromosomes into the daughter nuclei, that is we call it as a karyokinesis, but ये सेल को भी डिवाइड कराता है into the two daughter cells, ठीक है, by forming separate cytoplasm, और इसी को हम क्या कहते हैं? साइटोकाइनेसिस। सो एनिमल सेल और प्लांट सेल में अलग अलग तरीके से हमको साइटोकाइनेसिस जो है वो देखने को मिलता है। एनिमल सेल में क्या होता है? फरो फॉर्मेशन होता है। ठीक है, मतलब अगर हम आटा तुमको मालूम है जिससे रोटी बनती है, वो आटे को अगर हम सेपरेट करें, ठीक है, तो तुम देख सकते हो कि उसका एक आटे का गेंद है और उसको हम ऐसे दो भागों में ऐसा खींच रहे हैं, तो बीच में एक थ्रेड बन जाती है, बीच में एक लाइन बन जाती है। सो उसको हम फरो फॉर्मेशन कहते हैं। एंड फरो फॉर्मेशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू जो है वो एनिमल सेल में साइटोप्लाज्म जो है और टू डॉटर सेल जो है वो सेपरेट होते हैं। ठीक है, क्योंकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। लेकिन अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में इनएक्सटेंसिबल सेल वॉल होती है, तो उसको खींचा नहीं जा सकता। तो इसमें क्या होता है कि इसमें सेल प्लेट फॉर्मेशन होता है। सेल प्लेट यहाँ पे क्या डिनोट करता है? इट डिनोट्स द मिडल लैमेला। ठीक है, मिडल लैमेला को ये डिनोट करता है। एंड यहाँ पे क्या होता है कि सेल प्लेट फॉर्मेशन होती है, एंड सेल प्लेट फॉर्म होने के बाद, ठीक है, वहां पे जो है वो दो अलग अलग प्लांट सेल जो है वो बन जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हो साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, एनिमल हो या प्लांट, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, ऐसे जो सेल ऑर्गेनेल्स है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं जब साइटोकाइनेसिस जो है वो हो रहा है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि कैरियोकाइनेसिस हो जाता है, मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन होता है लेकिन साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होता है। सो कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, और ऐसे कंडीशन में क्या हो जाता है, सेल में मल्टीपल न्यूक्लियर फॉर्म होते हैं, और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? सिंसिटियम। ठीक है, सिंसाइटियम कहते हैं। और इसका परफेक्ट एग्जांपल क्या है? लिक्विड एंडोस्पर्म इन द कोकोनट। ठीक है, ये भी एक एमसीक्यू आ सकता है। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ द माइटोसिस, दैट इज सिग्निफिकेंस ऑफ द माइटोसिस। देखो यार, माइटोसिस को हम इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं, या ऑलरेडी हमने देखा है। ठीक है, ये एंड इट इज यूजुअली रिस्ट्रिक्टेड टू डिप्लॉइड सेल्स ओनली। ठीक है, डिप्लॉइड सेल्स में ही मोस्टली माइटोसिस होता है। लेकिन अगर हम सम लोअर प्लांट्स ले, अलगी जैसे या ब्रायोफाइट जैसे, उसमें यहाँ पे ये हैप्लॉइड सेल्स में भी दिखता है, हैप्लॉइड प्लांट सेल्स में दिखता है, अल्टरनेशन ऑफ जेनरस, एंड सम इंसेक्ट्स में भी दिखता है, जैसे कि हनी बीज में दिखता है, ग्रॉसहॉपर्स में दिखता है। तो बहुत सारे इंसेक्ट्स में भी हमको हैप्लॉइड सेल्स में माइटोसिस जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, सो नाउ माइटोसिस का अगर हम यूजुअली रिजल्ट देखें तो दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ डॉटर सेल्स विद अ आइडेंटिकल जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट एज अ पेरेंट सेल्स। मतलब पेरेंट सेल और डॉटर सेल दे आर एग्जैक्ट सेम जेनेटिक मेकअप के जो है वो बने होते हैं। ठीक है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म अपनी ग्रोथ भी जो है वो थ्रू द माइटोसिस करता है, मतलब एक सेल से रैपिड उसकी जैसी सेल्स बनाना, सो दैट इज हैपन थ्रू द माइटोसिस।
एंड साथ ही में सेल ग्रोथ होती है, देन सेल डिवाइड होती है, साइटोप्लाज्म इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, न्यूक्लियस भी उसके अकॉर्डिंग टू साइज जो है वो फॉर्म होता है। सो न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो भी माइटोसिस जो है वो मेंटेन करता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। साथ ही में कोई सेल्स इंज्योर्ड हो जाती है तो सेल का रिपेयर करने का काम भी जो है वो माइटोसिस करता है। ठीक है, जैसे कि हमारे स्किन का लेयर है एपिडर्मिस का, उसमें हमको खरोचे आती रहती है क्योंकि हम मंकी जैसे इधर से उधर कूदते रहते हैं, किसी भी चीज से टकराते रहते हैं। ठीक है, तो खरोचे आ जाती है, झगड़ते रहते हैं, तो खासकर भाई बहन का झगड़ा हो तो तुमको खरोचे आ जाती है, नाखून मारती है बहनें। ठीक है, तो वो सेल्स को रिपेयर करने का काम भी जो है वो यहाँ पे माइटोसिस के जरिए होता है। लाइनिंग ऑफ द गट हो या फिर ब्लड सेल्स जो 120 डेज के लाइफ स्पैन में आरबीसी जो है वो मर जाती है, तो उनको रिप्लेस करने का काम भी जो है वो माइटोसिस के जरिए होता है। प्लांट सेल में भी सेम तुमको देखने को मिलता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। ठीक है, जैसे कि अपाइकल कैम्बियम हो, लेटरल कैम्बियम हो, तो उनमें भी जो है वो कंटिन्यूअस ग्रोथ हमको माइटोसिस के जरिए देखने को मिलती है। So that is the significance of the mitosis. Now let's learn about the meiosis. Meiosis. The production of offsprings by sexual reproduction includes fusion of two gametes, each with the complete haploid sets of chromosomes. इसका मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स होता है और हर एक गैमेट में हैप्लॉइड सेट्स ऑफ क्रोमोसोम हमको देखने को मिलते हैं। अब ये गैमेट्स किससे बनते हैं? ये गैमेट्स बनते हैं फ्रॉम द डिप्लॉइड सेल्स। ये जो स्पेशलाइज काइंड ऑफ सेल्स होती है, इनमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं, ये क्रोमोसोम जो है अपना नंबर हाफ में तब्दील कर देते हैं एंड उससे हाफ हैप्लॉइड डॉटर सेल जो है वो बनती है, और इसी डिवीजन को हम मियोसिस कहते हैं, जिसमें सेल में जो क्रोमोसोम है उसका नंबर हाफ हो जाता है एंड सेल जो है उसके बाद डिवाइड कर देती है। सो दैट इज नोन एज मियोसिस। मियोसिस ये इंश्योर करता है प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड फेज ऑफ लाइफ साइकिल इन अ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल्स। और उसके अपोजिट एग्जैक्ट फर्टिलाइजेशन क्या करता है? फर्टिलाइजेशन जो है डिप्लॉइड फेज जो है वो रिस्टोर करता है। मतलब मियोसिस हैप्लॉइड फेज लाएगा, फर्टिलाइजेशन डिप्लॉइड फेज लाएगा इन अ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स, और इसी मियोसिस के कारण जो है वो हैप्लॉइड गैमेट्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। चलो कुछ की फीचर्स जो है वो मियोसिस के हम जान लेते हैं। मियोसिस में क्या होता है? इसमें 2 सीक्वेंशियल साइकिल्स ऑफ न्यूक्लियर एंड सेल डिवीजन हमको देखने को मिलती है, जिसको हम मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 कहते हैं। मतलब 2 बार न्यूक्लियर डिवीजन, 2 बार सेल का डिवीजन। बट वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट, इसमें हमको सिर्फ सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन ही देखने को मिलता है। मतलब डीएनए का रेप्लिकेशन इसमें सिर्फ एक ही बार होगा। मियोसिस 1 कब स्टार्ट होता है? मियोसिस 1 स्टार्ट होता है आफ्टर, जब पेरेंटल क्रोमोसोम जो है वो रिप्लिकेट हो चुका है एंड उसने जो है वो आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमैटिड्स जो है वो प्रोड्यूस कर लिए है एट अ एस फेज ऑफ द सेल साइकिल। अभी मियोसिस में क्या होता है कि मियोसिस में पेयरिंग होती है ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स एंड उसमें क्या होता है कि नॉन सिस्टर क्रोमैटिड जो है उसका रिकॉम्बिनेशन होता है। सो पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स एंड रिकॉम्बिनेशन ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हमको मोस्टली मियोसिस में देखने को मिलता है, और ये रिकॉम्बिनेशन होता है, एक दूसरे का पार्ट वो एक दूसरे को देते हैं। दैट्स वाई वो एक दूसरे के कैरेक्टर जो है एक दूसरे को देते हैं, एंड दैट्स वाई हमको यहाँ पे वेरिएशंस देखने को मिलते हैं इन अ मियोसिस, जो हमको माइटोसिस में देखने को नहीं मिलते। अगर हम मियोसिस की बात करें तो एट द एंड ऑफ द मियोसिस 2 हमको 4 हैप्लॉइड सेल्स जो है वो मिलती है। अब मियोटिक इवेंट जो है वो 2 भागों में बट चुके हैं। एक मियोसिस 1 जिसमें हमको प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टेलोफेज 1 देखने को मिलेगा। दूसरा मियोसिस 2 जिसमें हमको प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टेलोफेज 2 जो है वो हमको देखने को मिलता है। चलिए मियोसिस 1 की बात करते हैं। मियोसिस 1 में सबसे पहली वाली स्टेज जो आती है दैट इज प्रोफेज 1। अगर हम प्रोफेज ऑफ मियोटिक डिवीजन देखें, दैट इज फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, ये टिपिकली लॉन्गर होती है एंड ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है
कंपेयर टू द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, क्योंकि इसमें जो है फर्दर सब स्टेजेस हमको देखने को मिलते हैं। ये फर्दर 5 फेजेस में जो है वो डिवाइड हो चुकी है, एज लाइक लेप्टोटीनी, ज़ाइगोटीनी, पैचिटीनी, डिप्लोटीनी एंड डियाकाइनेसिस। उसको मैं थोड़ा फनी वे में हिंदी में बोलने के लिए मैं उसको लता ज़रा पप्पी दे दे, या ये अगर वल्गर साउंड करता है तुम्हारे लिए तो फिर लता ज़रा पानी दे दे, ऐसे भी तुम याद में रख सकते हो। लेप्टोटीनी, ज़ाइगोटीनी, पैचिटीनी, डिप्लोटीनी एंड डियाकाइनेसिस। अभी लेप्टोटीनी में क्या होता है कि क्रोमोसोम जो है वो ग्रेजुअली तुमको विजिबल होते हुए दिखते हैं अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप। इसमें कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम जो है वो होता है थ्रू आउट द लेप्टोटीनी, एंड फिर उसके बाद ये सेकंड स्टेज में चली जाती है। मतलब इसमें रस्सी जैसे जो है वो क्रोमोसोम थोड़े से दिखने लगते हैं हमको, छोटी वाली रस्सी जैसे। देन ज़ाइगोटीनी, ज़ाइगोटीनी में क्या होता है कि ये जो क्रोमोसोम जो है वो एक दूसरे के साथ पेयर फॉर्म करने लगते हैं, एंड इसी प्रोसेस को जिसमें क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ पेयर फॉर्म करते हैं इसको हम कहते हैं सिनेप्सिस। और ये जो पेयर हुए वाले क्रोमोसोम्स है इसको हम कहते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोग्राफ्स देखिए, ठीक है, तो हमको ये देखने को मिलता है ये जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और वो जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। और ये जो है ये बना है बाय द पेयर ऑफ सिनेप्स्ड होमोलॉगस क्रोमोसोम, जिसको हम बायवैलेंट या टेट्राड कहते हैं। बायवैलेंट क्यों? क्योंकि बायवैलेंट, ठीक है, तो दो क्रोमोसोम से तो बायवैलेंट, और उसमें क्रोमोसोम का जो सिंगल वाला पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं? क्रोमेटिड कहते हैं, ठीक है। तो हर एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड होते हैं, तो ये 2 क्रोमोसोम्स है, तो इसमें कितने क्रोमेटिड होंगे? 4 क्रोमेटिड होंगे, इसलिए इसको टेट्राड कहा जाता है। लेकिन याद में रखना ये टेट्राड ज़ाइगोटीनी में तुमको दिखते नहीं है, ठीक है, ये सब फॉर्म होते हैं ज़ाइगोटीनी में, तुमको ये क्लियरली दिखते हैं पैचिटीनी में। अभी हमने फर्स्ट 2 स्टेजेस जो देखी, दैट इज लेप्टोटीनी एंड ज़ाइगोटीनी, दे आर वेरी शॉर्ट लिव्ड कंपेयर टू द नेक्स्ट स्टेज दैट इज पैचिटीनी, ठीक है। तो पैचिटीनी बड़ी है कंपेयर टू द लेप्टोटीनी एंड ज़ाइगोटीनी, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, अगर ये एमसीक्यू आता है तुमको कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट फेज, तो पैचिटीनी तुम कर सकते हो। देन ये स्टेज में क्या होता है पैचिटीनी में, ये जो क्रोमैटिड्स है 4 क्रोमैटिड्स ऑफ ईच बायवैलेंट, ठीक है, ये तुमको एकदम क्लियरली लिखते हैं, टेट्राड तुमको यहाँ पे नजर आता है, ठीक है। एंड इसमें इसके ऊपर क्या आता है कि इसके ऊपर रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स आना जो है वो शुरू हो जाता है इन टेट्राड्स के ऊपर। और फिर ये क्या करती है, ये जो एक दूसरे के क्रोमैटिड्स होती है ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हम कहते हैं। जैसे क्रोमोसोम ए की एक क्रोमैटिड को हम क्रोमोसोम ए कहेंगे, और बी वाले क्रोमोसोम की हम उसको क्रोमैटिड बी कहेंगे। तो ये क्रोमैटिड ए एंड क्रोमैटिड बी जो है एक दूसरे की नॉन सिस्टर क्रोमैटिड हुई। ये क्या कर लेती है, एक दूसरे में रिकॉम्बिनेशन कर लेती है, और एक दूसरे का पार्ट जो है वो एक दूसरे को दे देती है। तो रिकॉम्बिनेशन मतलब तू मुझे खून दो, मैं तुम्हें आधा दे दूंगा, ठीक है, मेरा वाला तू ले, तू तेरा वाला माला। जैसे हम स्कूल में टिफिन में करते थे ना कि मैंने आज आलू की सब्जी लाई है, तूने भिंडी की लाई है, भिंडी मुझे दे, आलू तू ले। सो रिकॉम्बिनेशन नोडुल यहाँ पे फॉर्मेशन होता है, और यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन हमको देखने को मिलता है। इसी प्रोसेस को हम क्रॉसिंग ओवर भी कहते हैं, जिसमें क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है बिटवीन द 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, ठीक है, उसी को हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। और इसी की वजह से वेरिएशंस होता है क्रॉसिंग ओवर की वजह से। और ये क्रॉसिंग ओवर जो है एक एंजाइम ओरिएंटेड प्रोसेस है, ठीक है। एंड इसमें जो है कौन सा एंजाइम काम करता है, एमसीक्यू पॉइंट, दैट इज रिकॉम्बिनेज, ठीक है। रिकॉम्बिनेज नाम का एंजाइम जो है इसमें हेल्प करता है, एंड इसी के चलते जो है रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल हमको 2 क्रोमोसोम्स में देखने को मिलता है। सो रिकॉम्बिनेशन बिटवीन द होमोलॉगस क्रोमोसोम्स ये कंप्लीट होता है बाय द एंड ऑफ द पैचिटीनी, एंड क्रोमोसोम जो है वो क्रॉसिंग ओवर होते हुए यहाँ पे हमको नजर आता है। देन डिप्लोटीनी की शुरुआत होती है, और डिप्लोटीनी में क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। जो सिनेप्सिस फॉर्म हुआ है ज़ाइगोटीनी में, जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ है जिसके चलते टेट्राड नजर आया हमको, वो अभी डिसॉल्व होना होता है। क्रोमोसोम जो है होमोलॉगस क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, अलग होते हैं, ठीक है। एंड वो बस जहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ है ना, मतलब जहाँ पे रिकॉम्बिनेशन नोडुल बना है उसी जगह पे चिपके हुए रहते हैं, तो वो एक्स शेप स्ट्रक्चर हमको नजर आते हैं। एक्स स्ट्रक्चर जो है वो हमको नजर आता है एक्स लाइक, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, कायस्मेटा कहते हैं। तो कायस्मेटा फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, तो डिप्लोटीनी में होता है। ये एमसीक्यू पॉइंट है, ठीक है। सो अगर हम इन oocytes ऑफ सम वर्टिब्रेट्स देखें तो डिप्लोटीनी कैन लास्ट फॉर मंथ्स ऑफ ईयर्स। ये भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। oocytes ऑफ वर्टिब्रेट्स में डिप्लोटीनी जो है वो सालों तक या महीनों तक रह सकती है। तो देखो ज़ाइगोटीनी में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, जेड को अगर आईने में देखोगे तो एस लगता है तुमको, ठीक है। लेप्टोटीनी में बस वो
थ्रेड लाइक क्रोमोसोम्स तुमको दिखते हैं। पैचेटिनी में पेच लड़ाना, पतंग की पेच लड़ाते हैं हम तो क्रॉसिंग ओवर होता है, ठीक है? एंड बायोवैलेंट एंड टेट्राइड तुमको अच्छी तरीके से दिखते हैं पैचेटिनी में। देन डिप्लोटिनी में डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स होता है, कायस्मेटा फॉर्मेशन भी तुमको डिप्लोटिनी में नजर आएगा। देन फाइनल स्टेज ऑफ मेयोटिक फेज 1 दैट इज डाइकाइनेसिस। अब डाइकाइनेसिस में क्या होता है, टर्मिनलाइजेशन ऑफ कायस्मेटा होता है, मतलब वो जो एक्स वाला पॉइंट जहां से वो जुड़ा हुआ था वो अभी एंड क्रोमोसोम के एंड में जो है वो पहुंच जाता है। इसमें जो है वो क्रोमोसोम जो है वो फिर से एक बार फुल्ली कंडेंस हमको दिखते हैं। यहाँ पे मियोटिक स्पिंडल भी जो है वो अरेंज हो जाता है ड्यूरिंग द डाइकाइनेसिस, ठीक है? एंड वो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स का सेपरेट करना प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट कर देता है। बाय द एंड ऑफ द डाइकाइनेसिस न्यूक्लियोलस भी डिसअपियर हो जाता है, न्यूक्लियर एनवेलप भी कई जगह पे ब्रेक हो जाता है। एंड डाइकाइनेसिस क्या रिप्रेजेंट करता है, तो डाइकाइनेसिस यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है ट्रांजिशन टू द मेटाफेज, मतलब मेटाफेज में इंटर करने के लिए सेल रेडी है, ये डाइकाइनेसिस रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद क्या, मेटाफेज 1, और मेटाफेज 1 में क्या होगा, ये जो बायोवैलेंट क्रोमोसोम्स है, ठीक है, ये जो बायोवैलेंट क्रोमोसोम्स है वो इक्वेटोरियल प्लेट में अरेंज हो जाएंगे, ठीक है? एंड इसके अराउंड जो माइक्रोट्यूबुल्स है फ्रॉम द अपोजिट पोल्स ऑफ द स्पिंडल, इसके काइनेटोकोर को अटैच करेगी, ठीक है? काइनेटोकोर्स ऑफ होमोलॉगस क्रोम को अटैच करेगी और वहां पे स्पिंडल apparatus जो है वो फॉर्म कर लेगी। फिर एनाफेज 1 में क्या होता है, एनाफेज 1 में होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट होता है, ठीक है? यहाँ पे एक क्रोमोसोम के दो टुकड़े नहीं हो रहे, इसमें दो अलग अलग क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। सो होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट जो है वो एनाफेज 1 में होता है, ठीक है? एंड वो सेंट्रोमर से उसके जो जैसे अटैच है वैसे ही अटैच रहते हैं, ठीक है? एंड टीलोफेज 1 में क्या होता है कि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस फिर से आने लगता है, ठीक है? यहाँ पे जो है वो साइटोकाइनेसिस के बाद होता है, ठीक है? एंड इसको हम डायट्स ऑफ सेल्स जो है वो फॉर्मेशन कहते हैं। टीलोफेज 1 में डायट्स ऑफ सेल फॉर्मेशन होता है, ध्यान में रखना, ठीक है? कभी कभी ये डिस्पर्शन में भी जाते हैं क्रोमोसोम्स, कभी कभी डिस्टिंक्टली भी जो है ऑब्जर्व करवाते हैं ड्यूरिंग दिस स्टेज, ठीक है? अभी कभी कभी क्या होता है कि मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में थोड़ा सा गैप पड़ जाता है, और ये जो शॉर्ट लिव्ड गैप है इसको हम इंटरकाइनेसिस कहते हैं, ठीक है? और इंटरकाइनेसिस में कभी भी डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट, ठीक है? और फिर इंटरकाइनेसिस के बाद मियोसिस 2 चालू हो जाता है, यानी कि प्रोफेज 2 चालू हो जाता है। तो व्हाट आफ्टर इंटरकाइनेसिस, दैट इज प्रोफेज 2, ठीक है? एंड प्रोफेज 2 जो है वो काफी सिंपलर है कंपेयर टू द प्रोफेज 1, ठीक है? तो इसमें क्या होता है, वही सेम जो माइटोसिस में हमने देखा है, ठीक है? प्रोफेज 2 में क्या होता है कि इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट साइटोकाइनेसिस ये स्टार्ट होता है, ठीक है? इसमें फिर से क्रोमोसोम जो है वो फुली इलोंगेट हो जाते हैं, जैसे नॉर्मल माइटोसिस के प्रोफेज में होते थे, ठीक है? हमको डिस्टिंक्टिवली दिखने लगते हैं, ठीक है? एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है डिसअपियर होने लगती है, ठीक है? जो हमको एंड ऑफ द प्रोफेज 2 दिखाता है। एंड क्रोमोसोम जो है वो फिर से एक बार कॉम्पैक्ट पूरी तरीके से कंडेंस हमको नजर आता है। फिर मेटाफेज 2 में क्या होता है कि अभी क्रोमोसोम जो है हर एक सेल में से जो डायट्स ऑफ सेल्स बनाए उसमें जो है वो इक्वेटर में अरेंज हो जाते हैं, जैसे मेटाफेज का फीचर है कि वो इक्वेटर में अरेंज होना। एंड उसको माइक्रोट्यूबुल जो है वो अपोजिट पोल से अटैच हुए होते हैं, दैट इज स्पिंडल फाइब्रिल जो है उसको काइनेटोकोर से अटैच हुआ होता है ऑफ द सिस्टर क्रोमैटिड्स। नाउ अभी ये ध्यान में रखना, मेटाफेज 1 में होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के काइनेटोकोर से अटैच होता है। नाउ, ठीक है, मतलब होमोलॉगस क्रोमोसोम एक दूसरे से जो है वो अलग होते हैं। नाउ इन मेटाफेज 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स एक दूसरे से अलग होने वाले हैं, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? सो एनाफेज 2 इट बिगिंस विद द साइमल्टेनियस स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमर। तो सेंट्रोमर की स्प्लिटिंग कहां पे होती है, एनाफेज 1 या एनाफेज 2? एनाफेज 2 में होती है। सेंट्रोमर स्प्लिटिंग एनाफेज 2 में होती है, ठीक है? और वो एक दूसरे के सिस्टर क्रोमैटिड्स को जो है वो अलग अलग करते हैं, उनको अपोजिट पोल की तरफ जो है वो लेके जाते हैं। एंड माइक्रोट्यूबुल जो है वहां पे किससे अटैच होता है, माइक्रोट्यूबुल जो है उसके काइनेटोकोर से अटैच हुआ होता है ऑफ द ईच सेंट्रोमर। दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है? फिर टेलोफेज 2, मियोसिस एंड्स विद द टेलोफेज 2। यहाँ पे जो है दो ग्रुप्स ऑफ क्रोमोसोम्स फॉर्म हुए होते हैं, एंड फिर से एक बार टेलोफेज में क्या होता है, न्यूक्लियर एनवेलप आ जाता है, ठीक है? और उसके बाद साइटोकाइनेसिस हमको देखने को मिलता है, और फिर डायट्स ऑफ सेल्स, यानी कि दो सेल पहले ही फॉर्म हुई थी आफ्टर मियोसिस 1, अभी जो है वो मियोसिस 2 के बाद 2 से 4 सेल जो है वो कंप्लीटली फॉर्म हुई है। नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस? मियोसिस इज अ मैकेनिज्म, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि क्रोमोसोम जो है वो हाफ हो जाते हैं, ठीक है? उसमें रिकॉम्बिनेशन हमको देखने को मिलता है, क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिजम्स में ये मोस्टली हमको देखने को मिलता है। तो इसमें जो है वेरिएशंस हमको जो है वो देखने को मिलते हैं, ठीक है? वेरिएशन जो है वो हमको देखने को मिलते हैं, जेनेटिक वेरिएबिलिटी जो है इसके वजह से आती है, एंड ये वेरिएशन के कारण एडेप्टेशन बढ़ते जाता है। सो ये वेरिएशंस के कारण एडेप्टेशन बढ़ते जाते हैं, दैट इज अल्टीमेटली लीड टू द इवोल्यूशन।
तो मियोसिस जो है रिस्पॉन्सिबल है फॉर द इवोल्यूशन एंड वेरिएशंस। सो यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है वो खत्म होता है। होप तुमको ये पॉडकास्ट का एपिसोड पसंद आया होगा। तो यार इस चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो बायो कट्टा को। अगर आप स्पॉटिफाई पे सुन रहे हो तो आपको दोस्तों को जरूर रिकमेंड करो। यूट्यूब पे सुन रहे हो तो चैनल को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, शुभम मुड़े 88 इज माई इंस्टा आईडी। या बायो कट्टा का भी अलग इंस्टा पेज है, उसको भी फॉलो कर सकते हो फॉर द रेगुलर अपडेट्स। एंड मेरा और एक यूट्यूब चैनल है दैट इज ई कट्टा, जहाँ पे मैं एंटरटेनिंग वीडियोस बनाता हूँ। तो जब आपकी पढ़ाई खत्म हो जाएगी तब एंटरटेनमेंट के लिए आप ई कट्टा को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। सो मिलते हैं अभी अगले एपिसोड में इस पॉडकास्ट के। तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।